हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। इसी के साथ मैं नीतू ढाका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपने परिवार साइंस बाय नीतू ढाका पर। सो आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कहीं ना कहीं ये है। चलिए, सो शुरुआत करते हैं। आई होप आप सभी पेन कॉपी लेकर के बैठ जाना और बहुत यूजफुल आपके लिए रहेगा। देखो, जितनी भी साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इजी होगा, बट जो नॉन साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट अब नहीं आएगी। चलो तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, इसको हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम बात करें सीधा-सीधा इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है? इसके अंतर्गत होता क्या है? किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स का शेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? सबसे पहले यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है नील्स बोहर। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है नील्स बोहर की अगर मैं बात करती हूँ। और नील्स बोहर ने क्या किया, इन्होंने ना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया। ये क्या करते हैं, इन्होंने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, एक परमाणु संरचना दी। और इन्होंने अपनी परमाणु संरचना में क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई अगर हम किसी भी एटम की बात करें तो हर एटम के अंतर्गत न्यूक्लियस के चारों तरफ चार डिफरेंट डिफरेंट शेल्स पाई जाती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और इन चारों शेल्स को इन्होंने नाम क्या दिया, तो KLMN करके इन्होंने चारों शेल्स को नाम दे दिया। और इन्होंने क्या कहा, चार शेल इन्होंने कहा कि भाई इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो चार शेल पाई जाती है। एक सेल एक्स्ट्रा हो गई, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो कितनी शेल है कि भाई चार शेल है किसी भी एटम के चारों तरफ, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और ये कौन-कौन से चार शेल है, तो इन चारों शेल की अगर हम बात करते हैं तो KOMN चार शेल्स पाई जाती है। देयर आर फोर शेल्स, K, L, M और N। इन्हीं चारों शेल्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब ये चार शेल्स है क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि नील्स बोहर ने क्या कहा कि भाई किसी भी एटम के अंदर मान लीजिए दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है जिसके अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। इसके चारों तरफ एक डेफिनेट रेडियस के सरकमफ्रेंस पर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर कुछ ऑर्बिट्स इन्होंने बनाई, कुछ सरकमफ्रेंसेस इन्होंने ड्रॉ किए। और इन्हीं को नाम इन्होंने किसका दिया, इन्हीं को नाम दे दिया इन्होंने शेल्स का। और इन्होंने क्या कहा कि भाई किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो वो चार डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में एक दूसरे के मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। चार अलग-अलग एनर्जी लेवल्स हैं और इन चारों एनर्जी लेवल को ही इन्होंने नाम क्या दिया है कि KLMN। जैसे-जैसे हम अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो हायर एनर्जी आती चली जाएगी। तो हायर एनर्जी सेल्स होगी, यानी कि K शेल में जितनी एनर्जी उससे ज़्यादा L में, L से ज़्यादा M में और M से ज़्यादा किस में, N के अंतर्गत एनर्जी होगी। ठीक है, तो हायर एनर्जी सेल्स के बेसिस पर इसको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके चले गए। बारी आती है कि शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी आउटरमोस्ट शेल, इन एनी आउटरमोस्ट, इन एनी आउटरमोस्ट शेल। तो आप कैसे बताओगे, यानी कि ये सबसे बाहरी कक्ष के अंतर्गत मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। तो कैसे बता पाओगे आप, सबसे बाहरी कक्ष के अंतर्गत, सबसे बाहरी कक्ष के अंतर्गत अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या।
तो अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या की तब हम बात करते हैं कितने होते हैं। तो ये बताने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया और इन्होंने क्या कहा कि किसी भी शेल के अंतर्गत अगर हम नंबर ऑफ शेल को डिफाइन करते हैं तो एन से डिनोट करते हैं। और एन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसको कहा जाता है। केमिस्ट्री के अंतर्गत 4 क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उनमें से जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। यानी इसका मतलब क्या है, n क्या डिनोट करेगा, यहाँ पर n बताएगा नंबर ऑफ शेल कि भाई कौन से नंबर की कक्षा है यहाँ पर। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो ये यहाँ पर कक्ष की संख्या को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन से नंबर की शेल है, तो के यहाँ पर पहले नंबर की, यानी के के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है। वही अगर हम एल की बात करें तो एल के लिए एन की संख्या होती है 2, एम के लिए एन की वैल्यू है 3 और एन के लिए एन की वैल्यू होती है 4। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथे नंबर की ये कक्षाएं हैं। अब इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें डिफाइन करना है। आप ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कैसे डिफाइन कर पाओगे, हाउ कैन यू डिफाइन दैट। तो देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। और वो फॉर्मूला क्या है, दैट फॉर्मूला इज 2n स्क्वायर। और इसी 2n स्क्वायर में n क्या है, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। या फिर n क्या बताता है, n बताता है यहाँ नंबर शेल। समझे बेटा, एन क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल बताता है। या फिर अगर हम बात करते हैं एन ही यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहा है, एन ही आपका यहाँ पर नंबर ऑफ शेल को या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है जो हमें कक्षा की संख्या बता रहा है कि कौन से नंबर की कक्षा ये है। समझे बात को, यस और नो, आई होप क्लियर होगा। बताइए। सो बढ़े आगे। देखो, के अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं चारों शेल में, ये देख लेते हैं। के, एल, एम और एन, 4 शेल है हमारे पास। एन की वैल्यू हमें पता है, के लिए एन की वैल्यू है 1, एल के लिए एन की वैल्यू है 2, एम के लिए एन की वैल्यू 3 और एन के लिए एन की वैल्यू है 4। ठीक है भाई। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तब हमें डिफाइन करना है। तो सरकार, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 2n स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले n की वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर हम एल शेल की बात करें, एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, n की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि कितने, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ सकते हैं। अब अगर हम एम शेल की बात करें तो एम शेल में कितने आ जाएंगे, एम शेल में एन की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आएंगे आपके 18 इलेक्ट्रॉन। और वही अगर हम एन शेल की बात करते हैं तो बेटा एन शेल में एन की वैल्यू 4, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। बताइए समझे बात को कि नहीं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में कितने हो सकते हैं, तो पी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल शेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। समझे। अब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन शेल में हर एक एलिमेंट का, तो हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं इन शेल्स के अंतर्गत। चलिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एलिमेंट लिया हमने सोडियम और एक एलिमेंट ले लिया हमने एल्यूमिनियम। ठीक है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है भाई 11 और एल्यूमिनियम का कितना होता है 13। सोडियम में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, देखो के, एल, एम, एन, ये 4 शेल है।
सोडियम के सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन के में गए, बचे कितने? 11 में से 2 गए तो कितने बचे? 9 इलेक्ट्रॉन। 9 में से 8 एल शेल में गए और 1 चला गया एन शेल में, और एन शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है क्योंकि इसके पास उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बढ़ते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। तो एल्यूमिनियम में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में, और 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? आपकी एम शेल में चले गए। पीरियोडिक टेबल के सबसे पहले फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बारी देख लेते हैं। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। पहले 10 तत्वों की बात करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, या फिर यहीं पर आ जाओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। पहले 10 एलिमेंट। अब इनका एटॉमिक नंबर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इनका परमाणु क्रमांक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 1। यहाँ पर कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने? 2। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया भाई एल शेल में। यहाँ पर 2, 2, यहाँ पर 2, 3, यहाँ पर 2, 4, यहाँ पर 2, 5, यहाँ पर 2, 6, यहाँ पर 2, 7, यहाँ पर 2, 8। यानी कि हायर शेल इनके अंदर एल शेल हो सकती है। एल शेल से ज्यादा इसके अंदर कोई भी शेल नहीं हो सकती क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ही इतने हैं। ओके, अब दूसरा नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे। अब 10 टू 20 आइए। 10 टू 20 पे चलिए। नियोन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? सोडियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर के बाद कौन सा आएगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लोरीन। क्लोरीन के बाद कौन आएगा? आर्गन। ठीक है, सही है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आर्गन के बाद कौन आएगा? फटाफट बताएंगे। पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आएगा कैल्शियम। 18, 19 और 20। तो नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। पोटेशियम का कितना है? 19 है। उसके बाद कैल्शियम का कितना है? 20। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सोडियम 2, 8 बचा 1, 1। मैग्नीशियम 2, 8 बचे 2, यानी कि यहाँ पर के, एल और एम शेल तक पहुंच गए। 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8 और 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 2। चलिए, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ आई होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो सकती है, और वो 2 कौन-सी है? पोटेशियम और कैल्शियम की अगर हम बात करें। ठीक है, और वो क्या डाउट होगी उसको भी एक बार मैं बता देती हूँ। देखो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है भाई 20। पोटेशियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 289 हो सकता था क्योंकि KLM हमारे पास है। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर 2, 8, 10 हो सकता था। हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिया क्योंकि ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? सरकार, इसके पीछे की कहानी है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी से मतलब क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी से मतलब है सरकार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें,
और अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करती हूँ, अगर मैं आधुनिक आवर्त सारणी की बात करूँ, समझ रहे हो? अगर मैं आधुनिक आवर्त सारणी की बात करती हूँ, अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करूँ, इसके अंतर्गत तब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। इसके अंतर्गत तब तत्वों को अरेंज किया गया या फिर एलिमेंट्स को लगाया गया। तो इसमें क्या किया गया? यहाँ पर ऑक्टेट रूल को फॉलो किया गया, ऑक्टेट लॉ को फॉलो किया गया, यानी कि जिसको हम अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। और अष्टक नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी तत्व स्टेबल नहीं है अपनी सबसे बाहरी कक्षा में, तो वो अष्टक नियम को फॉलो करके, यानी कि अपनी सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर सकता है। ऐसी स्थिति में वो स्टेबल हो सकता है। या फिर अगर उसकी सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो किसी से उधार लेकर के भाई 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। अगर उसकी सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो स्टेबल हो सकता है। दैट कैन बी स्टेबल, वो स्थायी हो सकता है, वो स्थिर हो सकता है। तो ये होता है ऑक्टेट लॉ। कैल्शियम कैल्शियम इस स्थिति में देखो 9 इलेक्ट्रॉन बचे। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को साझा किया जा सकता है? अधिक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन का साझा किया जा सकता है। यानी कि 4 ही इलेक्ट्रॉन को सिर्फ वितरित किया जा सकता है। जो लेन-देन है वो 4 इलेक्ट्रॉन तक ही हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आप नहीं दे सकते। 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही पॉसिबल नहीं है। कोई भी एलिमेंट शेयर नहीं कर सकता 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसके पास 9, तो ये तो स्टेबल नहीं है, इसको 9 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता, ना 9 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता, तो धोबी का कुआं बन के रह जाएगा। ना घर का बचा ना घाट का बचा। तुमसे क्या करना पड़ेगा? इसे नियम को फॉलो करना पड़ेगा। और ये क्या करेगा? तो तब अब ये इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा के, एल, एम और एन शेल में। के को 2 दिए, एल को 8 दिए, एम को 8 देगा और 1 इलेक्ट्रॉन एन शेल को दे देगा। शेल से इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और अपनी सहारे सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लेगा और पॉजिटिव बना करके क्या करेगा? Na पॉजिटिव बना करके क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल कर लेगा। समझे बात को? वही सेम कंडीशन कैल्शियम के साथ कि भैया ना तो 10 दे सकता किसी को, ना 8 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता स्टेबल होने के लिए। 18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये भी धोबी का कुत्ता बन के रह गया, ना कोई लेने वाला पूछेगा ना कोई देने वाला पूछेगा। और ना लेने वाला पूछेगा और ना देने वाला पूछेगा। ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा? इस कंडीशन में, ऐसी स्थिति में ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को के को देगा, 8 एल को दिए, 8 एम को दिए, बचे इसके पास 2, 2 दे दिए एन शेल को। अब एन शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, जहां इसको जरूरत पड़ी Ca2 पॉजिटिव बना लेगा और खुद को स्टेबल कर लेगा। Na पॉजिटिव Ca2 पॉजिटिव ये अपनी आयनिक स्टेट में है। और तब कोई भी एलिमेंट अपनी आयनिक स्टेट में होता है, अपनी आयनिक अवस्था में होता है। इस कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी एलिमेंट जो होता है वो स्टेबल होता है, वो स्थायी होता है, वो स्टेबल होता है। या फिर अगर मैं बात करूं वो स्थायी होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको होमवर्क दे करके जाती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप सभी को फर्स्ट ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से प्रैक्टिस करनी है। और मैं कमेंट सेक्शन में आपको बताना है Fe2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आप लोगों को आंसर करना है। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन से कंसेप्ट के साथ, कुछ और बेहतरीन सी ट्रिक्स के साथ। सो चलिएगा, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं, तो आप सभी इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपके प्यार की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। इस चैनल को जल्दी से बड़ा कर दीजिए, जल्दी से ग्रो करिए। आप लोगों के हवाले मेरा काम पढ़ाने का, मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ाऊंगी और दिल से पढ़ाऊंगी।
थैंक यू सो मच।